के बच्चे प्रसन्न हो गए थे, तो वो सारे मेरे पास आ गए। तो हमने कॉलेज के बच्चों से हमने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि आप हमारे पड़ोसी हो सकते हो। उन्होंने कहा आप यहाँ देखिए, आप यहाँ आए हैं नागालैंड में और खाना खा रहे हैं, आप इंडियन यानी दाल रोटी सब्जी वगैरह भोजन था। तो हमने कहा वो खाना इसलिए क्योंकि फादर वर्गीस शाकाहारी है, तुमने शाकाहारी खाना लगा दिया, इससे आपको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नागा भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने कहा हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा तो शाम में हमारे साथ आई, और हम तो बिहार के रहने वालों भी, मिथिला के, मछली खिलाओ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। शाम में जब हम पहुंचे तो सारे बच्चे बड़े क्रोध में बैठे हुए थे। हमने कहा आप क्यों इतने तनाव में। उन्होंने कहा देखिए आपको मालूम है कि हम आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं तो हमको लोग चाइनीज बोलते हैं। तो हमने कहा आज बहुत दुख की बात है, हमें इसका बहुत कष्ट है, और हम लोग कोशिश भी करते हैं, हम उस समय नौकरी में थे, तो हमने कहा हम लोग कोशिश भी करते हैं कि कहीं पे भी भारत के किसी भी नागरिक को वो कैसे भी दिखते हो उनके साथ किसी प्रकार का वैमनस्य या विभेद ना किया जाए। बोले आप ये कह रही हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं भारतीय दिखती हूँ या कहीं किसी और देश की। बोले आप तो बिल्कुल टिपिकल भारतीय दिखती हैं। तो मैंने कहा और मेरे जो लोग हैं, अब तो बच्चे लोग नए जमाने के लोग गूगल करते हैं और सब देखते हैं, तो मैं रहने वाली हूँ, मेरा मूल स्थान जो है बिहार है। बिहार का जरा फोटो देखो, बिहारी कैसे दिखते हैं। तो उनका कैसे दिखते हैं, जैसे सब लोग दिखते हैं इंडिया में वैसे ही दिखते हैं। मैंने कहा फिर कश्मीर में झगड़ा शुरू होता है तो वो पहले पिटते हैं, पंजाब में झगड़ा शुरू होता है तो वो पहले पिटते हैं, आसाम में नाराजगी होती है तो रातों रात टेंट में सोए हुए बच्चों से लेकर बड़े तक काट डाले जाते हैं, महाराष्ट्र में उनको लात मार मार के हटाया जाता है, उनको गोली मार दी जाती है बस में युवा छात्र को, उनको केरल में मारा जाता है, उनको तमिलनाडु में मारा जाता है, अखिल भारत में उनको मारा जाता है कि ये बिहारी आ गया इसको मारो। क्यों मारो? क्योंकि वो बिहारी है इसलिए मार दो। और मार दिया, उसका विरोध भी करने कोई चार आदमी जगह और मारो। हम अलग नहीं दिखते, हम कोई अपना राष्ट्र नहीं मांग रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम भारत के अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारे बिना भारत ही नहीं, क्योंकि भारत की जो भी पहचान, भारत के इतिहास की पुस्तक उठाओ, कितनी भी इतिहास की पुस्तकों का लोग नए नए तरीके से संपादन करेंगे, न उसमें से मौर्यों को निकाल पाएंगे, न मगध साम्राज्य को निकाल पाएंगे, न गुप्त साम्राज्य को निकाल पाएंगे, न भगवान बुद्ध को निकाल पाएंगे, न 24 में से 23 तीर्थंकर जैनों को निकाल पाएंगे, न याज्ञवल्क्य को निकाल पाएंगे, न अष्टावक्र को निकाल पाएंगे, है ना, न वाचस्पति को निकाल पाएंगे, न मंडन को निकाल पाएंगे, न भारती को, न लोरिक को, न सलहेस को। किसको निकाल पाएंगे आप? निकालोगे तो भारत आपका रही क्या जाएगा? कहां से शुरू करोगे और कहां जाओगे? और उसके बाद आगे आओ तो चंपारण सत्याग्रह नहीं होगा तो भारत की आजादी की लड़ाई कहां से शुरू करोगे आप? जो अहिंसक क्रांति जिसके चलते गांधी जी, दिनकर जी ने विह्वल होकर जिनकी मृत्यु पर भयंकर, मेरे ख्याल से गालियां दिनकर जी की कविताओं में एक ही जगह आई है, वो गांधी हत्या के बाद जो उन्होंने लिखी है, काले नाग विषधर और क्या क्या। और फिर उन्होंने लिखा, गांधी ने राह, है ना, संसार चाहे तो चले, उसके ऊपर। तो ये वो कहां से आएगा, कहां से शुरू होगा? तो ये सब कुछ की बिस्मिल ही कहां से आएंगे, है ना। तो हम इस बिहार के बगैर भारत की कल्पना नहीं। तो वो बच्चे मेरा मुंह देखने लगे, बोले हाँ ये बात तो सच है। मैंने कहा मैं जो भी कह रही हूँ वह सब तुम्हारे चाचा गूगल से पूछो, वो सब बताएंगे तुम। तो चाचा जी ने गूगल जस्ट लाइक माय अंकल, एक गाना था पुराना, तो वो चाचा जी से पूछो, वो सब जो जो मैंने कहा है ये सारे हत्याकांड तुम्हें निकल कर आएंगे, हम कभी नहीं बोलते। तो वो फिर थोड़े से दुखी हुए, थोड़े से, मुझे लगता है थोड़े शर्मिंदा भी हुए, और जो भी सोचते होंगे सोचे, हमने अपनी बात कही। तो हमारा ये कहना है कि बिहार के होने के कारण हमें किसी भी प्रकार से अपने आप को यह नहीं सोचा, कोई कहता है तो कहे हम क्या कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक विवाह में मुझे किसी ने कहा कि फूल से मत सजाइएगा, लड़की को जो है वो फूल से एलर्जी है। अब फूलों के बिना तो कविता न होती, सौंदर्य न होता, वो बच्ची को फूल से एलर्जी। तो हमसे किसी को एलर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं?
उसको ये कह सकते हैं कि भाई आप एंटी हिस्टामाइन खा लो और हमसे मुलाकात करने आ जाओ, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हमारे पास कोई उपाय नहीं। आपके अंदर की कुंठाएं, आपके अंदर के जो पूर्वाग्रह हैं, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। और हम सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में आप जाइए, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा को आप देखिए, वहां पर आप देखिए कि बिहार के कितने बच्चे आते हैं। और जैसे दिनकर जी 4 बजे निकल आते थे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से, क्योंकि स्टीमर छूट जाता था तो वापस नहीं आ सकते थे, और वापस नहीं आते तो खेती बाड़ी कौन देख लेता, घर कौन देख लेता। जो भी थे कुलीन घर में पैदा हुए थे, लेकिन किसान ही थे, किसान घर में पैदा। किसान का क्या जीवन होता, इतनी उन्नत खेती के बाद अभी क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं, तो उस समय की हालत तो क्या देखे हम। सिमरिया अब दुनिया को चुकी। अब क्या है कि बिहार के जो लोग संघर्ष जीवन का इतना रहा, वो सुंदर बात संजय कुमार जी ने कही कि जहां पर बार बार कोशी मैया आकर के भर जाती है एक इलाके को, दूसरे इलाके गंगा जी उछल के कहीं चली जाती हैं, तो बिहार में आपके पास मौका नहीं होता अपने आप को धनी बनाने का। वो धनी बनने का कोई शौक भी नहीं है लोगों को, बहुत ज्यादा शौक भी नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो हमको इतना कोई शौक नहीं, ठीक है। तो हम कई लोग हमसे कहते हैं कि अरे आप बहुत सादगी से रहती हैं, तो हमने कहा हमें संस्कार में ही नहीं। अभी हमने देखा ही नहीं ऐसे चनका मनका। और जो करते हैं मध्य प्रदेश वगैरह में कुछ लोग सीख गए डीजे वीजे बजा के, और महिलाएं भी सड़क पे नाच ले रही हैं आजकल। तो हमने कहा चलो ठीक है ये भी सीख लो, लेकिन बिहार में नहीं कर पाओगे। हमारे घर के लोग, कई मित्र मंडली हमारे परिवारों की शादियों में जाते थे, कहते बहुत बोर शादी है आप लोगों, कुछ नाचते ही नहीं हो आप लोग। तो अब बात है कि वहां जो गाने बैठता है वो भी शास्त्रीय संगीत गाता है। बोले भाई वो अमता घराने गायक को ले आओ, बोले ध्रुपद सुन लेंगे आज। झगड़ा इसमें होता है कि ख्याल गाया जाएगा कि ध्रुपद गाया जाएगा, ये नहीं होता है कि कौन नाचेगा और कौन गाएगा। तो ये जो किस प्रकार के संस्कार के स्थान से हम सब आए हैं, लज्जित होने की कोई बात नहीं। बिहार फाउंडेशन अब आगे से और बहुत सुंदर काम किया कि दिनकर जी से, जो साक्षात सूर्य ही है, उन्होंने स्वयं को नहीं कहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि यह हमारे समय के सूर्य हैं। तो यह इस सूर्य के दिन से हम शुरू कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सभी ग्रहों के अधिराज हैं। इस बात को हम जानते हैं कि झटपट में चटपट में होता है ना, कि कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, चटपट हड़बड़ी ब्याह कनपटी सिंदूर। हाँ, तो अभी कोई बात नहीं, कनपटी में ही सिंदूर पड़ गया तो मांग में भी पड़ जाएगा। जब हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे, अगले साल थोड़ा और तैयारी करके करेंगे, और उसमें बच्चों को, जैसे इन बच्चों ने यहाँ कविता पाठ किया, इसको हम प्रतियोगिता कर दें तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। क्योंकि दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी के देश होने के बावजूद इस देश में सहयोग कम हो गया, प्रतियोगिता अधिक हो गई। लेकिन शुरू में लोगों को जोड़ने के लिए इसी चलन में चलिए और प्रतियोगिताएं वगैरह करिए। अन्य सभी जो हमारे महान विभूतियां हुई हैं बिहार की, उन सब की भी स्मृतियां हम मनाएंगे, क्योंकि भारत को याद नहीं है। बिहार के ही लोगों को मैं कहती हूँ कि सलहेश, जो राजा शैलेश थे, बड़ी सुंदर फिल्म आई है उनके ऊपर, अजीत आजाद ने बनाई, तो उनके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जाति में बांध के उनको रख दिया। लोरिक गाथा लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जाति में बांध के उनको रख दिया। तो हमारे जो अनेक समाज हैं, उन समाजों के, मुजहर समाज, दुसाध समाज, अन्य सभी समाजों के जो हमारे महानायक हैं, देवता, भगवान बिरसा मुंडा, ऐसे सारे लोग, इन सब लोगों की हम जयंतियां हम मनाएंगे और उसमें कुछ न कुछ कार्यक्रम करेंगे, जो एक प्रकार से रचनात्मक कार्य होगा। एक जो बहुत आवश्यक चीज है वह यह है कि हमें एक स्थान होना चाहिए। बिना स्थान के आपके कार्यक्रम में, जो श्रीधर जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है, अगर जो लोग नहीं गए हैं संग्रहालय जाकर देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई संग्रहालय होगा जो जहां पर पहली से लेके आखिरी तक। तो मुझे लगता है वो कौन सी जबलपुर की पत्रिका थी जिसमें कि दिनकर जी की पहली कविता छपी थी, मैं भूल रही हूँ नाम उसका। पहली कविता जबलपुर की ही एक पत्रिका, वो होगी आपके पास, आपको न ध्यान होगा, कितने हजारों लाखों है कि आपको कितना ही याद रहेगा, लेकिन होगी नहीं कहीं ना कहीं। तो वो 1924 में दिनकर जी की पहली कविता, उनका मध्य प्रदेश से कनेक्शन देख लीजिए कि जबलपुर में छपी थी पहली कविता उनकी।
तो वो जो ये जो धाती है हमारी, इसको सुरक्षित रखने के लिए उस स्थान को, एक स्थान की आवश्यकता है। और मैं बिहार फाउंडेशन से, भोपाल चैप्टर से निवेदन करूंगी, आप प्रारंभ कीजिए इस प्रयास को। हम सब लोग अपनी सारी ताकत लगाएंगे। संजय कुमार जी हैं, मैं हूँ, और भी बहुत से लोग। हर बैच में बिहार में कम से कम 30 से 40% तो अधिकारी आ ही जाते हैं बिहार के। तो आप उन सब के सर पे हम तबला बजाएंगे कि हमें एक स्थान मिले, और जहाँ पर कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी भाषा, जखन ओकरा मैथिली नहीं अबै छै, वो भोजपुरी नहीं है जानत, मगही ना आवा है, तो फिर क्या बात करेगा वो आगे? कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तीनों का इतना लाइन हम आपको बता दें, धारा प्रवाह मैथिली में ही बोल सकते हैं, तो मैथिली हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं के, और मैथिली ही सबसे कठिन भाषा मानी। तो दिनकर जी मिथिला के ही थे और मैथिली भाषा बोलते थे। अब मैं अपने सौभाग्य की चर्चा करा, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने सौभाग्य के लिए भी लज्जित नहीं होना चाहिए। मेरे सौभाग्य की चर्चा यह है कि दिनकर जी मेरे नाना जी के बहुत ही निकट थे, और जो मझौलिया आश्रम मेरे नाना जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति बापू के चरणों में डाल दी थी, तो वहां मझौलिया आश्रम बना, जिसको मगन आश्रम कहते हैं। युवा वर्ग उसको देख सकता है, अपने गूगल चाचा से पूछ सकता है। तो मगन आश्रम में जब सब लोग इकट्ठे होते थे, रामनंदन मिश्र उसके अध्यक्ष थे, तो दिनकर जी बालक के रूप में वहां पर दिनकर जी आया करते थे। दिनकर जी, शीलभद्र याजी, राहुल सांकृत्यायन और ये सारे लोग वहां आया करते थे। तो नाना जी के देहांत के बाद हमारी माँ के एक प्रकार से जो अभिभावक थे, तो उनमें नागार्जुन से लेकर और दिनकर जी तक के सब लोग थे। हमने उनके, यद्यपि हम मात्र लगभग 10 साल के थे जब वो गुजर गए, लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उस जमाने में तो क्या है, इतनी फोटो फाटो लोग नहीं खींचते थे, फिर भी एक मरी गिरी सी फोटो हमारी है जहां हम उनके बगल में फ्रॉक पहने खड़े हैं। वो भी बहुत गंभीर दिख रहे और मैं भी बहुत गंभीर दिख रही हूँ। बाद में मुझे पता चला कि इतने बड़े नाना हैं ये, लेकिन उस समय हम उनकी कविताएं पढ़ते थे बिना जाने कि उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जमाने में कविताओं के ऊपर प्रतियोगिता हुआ करती थी। तो वो हमने वो दिनकर जी के साथ हमारा वो सम्मेल रहा है। दिनकर जी हमेशा कहते थे कि मैं लाल और सफेद के बीच झूलता रहता हूँ। यानी वो मूलतः पहले शुरू में, जैसा कि सभी लोग ये भी कहते थे ना कि मार्क्सवादी नहीं रहा 30 साल की उम्र से पहले, तो उसके पास हृदय नहीं है, उसके बाद रह गया तो उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन खैर, दिनकर जी शुरुआती दौर में थे, जब गांधी जी से मिले तो उनसे सम्मोहित हो गए, और उसके बाद वे लगातार गांधी मार्ग पर ही रहे। ओज, आप सब लोगों ने बात की, ओज और देश के कवि थे, सब चीजें थी, संस्कृति के 4 अध्याय की भी चर्चा हुई। उनकी एक अलग विलग दृष्टि थी, जिसके कारण उनको देखना चाहिए दिनकर जी को उस दृष्टि से। एक चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और वो पुस्तक दिनकर जी ने माँ को दी थी, वो माँ ने फिर मुझे दे दी, अब मुझसे मेरी बेटी ने छीन ली। उस पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है सीपी और शंख। सीपी और शंख लगभग मिलना मुश्किल है। अब दिनकर जी बहुभाषी थे, आपको मालूम है या नहीं, बिहार की भाषाएं ही नहीं, उन्हें अंग्रेजी आती थी, उन्हें बहुत मजेदार बात है कि उनको पुर्तगाली आती थी। तो पुर्तगाली कवि थे एक अल्बर्टो de la Cerda, वो उन्हें बहुत ही प्रिय थे। उनकी कविताओं को उन्होंने बहुत अनुवाद किया, अन्य लोगों की भी कविताओं का अनुवाद किया। अब लेकिन जब दिनकर अनुवाद करेंगे तो अनुवाद नहीं रहेगा, वो बन जाएगा, एक भावानुवाद हो जाएगा। तो दिनकर जी ने जो अनुवाद किया, तो मैं, चूंकि आपने उनकी तो मुख्य रचनाएं सब लोग जानते ही हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों ने भी उसको पढ़ के सुनाया है, तो मैं उसमें से आपको कहना चाहती हूँ, बड़े इस समय के लिए बड़ी मुफीद कविताएं हैं। और वो मैं, माँ कह रही थी कि ये चाचा ने खुद ही लिख दी, मान के चलो, ये हम इसको अनुवाद नहीं मानेंगे। तो चुप खड़ी है झील, चुप खड़ी है झील, पत्तियां डालो नहीं, फूल मत बोरो, और कागज की तरी इसमें नहीं छोड़ो, और कागज की तरी इसमें नहीं छोड़ो। खेल में तुमको पुलक उन्मेष होता है, खेल में तुमको पुलक उन्मेष होता है, लहर बनने में सलिल को क्लेश होता है, लहर बनने में सलिल को क्लेश होता है। ये ऐसे लोगों के लिए है, उत्पातियों के लिए, जो समाज के बिल्कुल शांत वातावरण को जाकर के और कभी कंकड़ी डाल के, कभी फूल डाल के, कभी कुछ डाल के हिलाते डुलाते रहते हैं और क्लेश कराते हैं। और अंत में मैं एक
जो पंक्ति दिनकर जी की इसी सीपी और शंख से आपको सुनाने वाली हूँ, इसके बारे में सोचिएगा। और वो बाद में इसको कई बार जैसे बैठे होते थे, कोई ज्यादा बहुत कुछ कुछ उनको ज्ञान देता था, भाषण देता था, तो उसको वो लाइन ऐसे सुनाते थे। उनकी ही है ये, मान के चलिए अनुवाद किसी का भी हो। वाणी का पाखंड, वाणी का पाखंड इसे तुम वापस कर लो, वाणी का पाखंड इसे तुम वापस कर लो, मुझे छोड़ दो एक मौन, मुझे छोड़ दो एक मौन, इस गलियारे से, किस गलियारे से? मौन के गलियारे से। इस गलियारे से मन चाहे जितने कक्षों तक जा सकता है, इस गलियारे से मन चाहे जितने कक्षों तक जा सकता है। ये कितनी ही मुफीद कविता है आज के युग के लिए कि वाणी का पाखंड छोड़ना, एक मौन रखना, जिस मन के गलियारे में आपको घूमना है और वहां पहुंचना है। तो दिनकर जी मात्र कवि नहीं, दार्शनिक भी थे। मैं यह आपसे कहना चाहती हूँ, हम सब साथ मिलकर के अपने इस सुंदर कार्य को, जिसको आज ने प्रारंभ किया है आपने, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, उन्मान तक पहुंचाएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। उस दिन आप बहुत चिंतित लग रहे थे, आप निश्चिंत रहिए। हम हैं ही हल्ला गुल्ला करने के लिए, बाकी आप लोग काम कीजिए, हमसे हल्ला गुल्ला ही होगा, ठीक है। बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। इतने लोग आए, हॉल भर ही गया। आज वर्किंग डे था।